कहानी में कुछ अन्य बातें जानेंगे। जैसा कि इसके पहले पढ़े कि उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। उत्पादन की पहली आवश्यकता है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। भूमि उत्पादन का एक स्थिर साधन है। इसका मतलब यह है कि एक गांव में जितनी भूमि कृषि के लायक है वह उतनी ही रहेगी। भूमि के माप में कोई वृद्धि नहीं होने वाली। ये हो सकता है कि गांव में यदि कुछ बंजर भूमि है तो उस भूमि को कृषि के लायक बनाकर गांव में कृषि योग्य भूमि की माप थोड़ी बढ़ सकती है। तो उत्पादन में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो जैसा कि पालमपुर गांव में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भी भूमि बेकार नहीं होती है तथा एक वर्ष के विभिन्न मौसम में अलग अलग फसलें तथा कई बार एक से अधिक फसलें विभिन्न मौसम में पैदा की जाती हैं। जैसे बरसात के मौसम में ज्वार और बाजरा, अक्टूबर दिसंबर में आलू, सर्दी के मौसम में गेहूँ पैदा की जाती है। पालमपुर गांव में किसान बहुविध फसल प्रणाली का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा की जाती हैं। ऐसा ये कैसे कर पाते हैं? तो पालमपुर गांव में बिजली आ जाने से सिंचाई व्यवस्था का विकास हो गया है। पहले यही किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई करते थे। पालमपुर गांव की खेती के आधार पर भारत में कृषि की आधुनिक स्थिति को समझेंगे। 1960 के दशक से पहले उत्पादन के लिए पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनसे उपज भी कम मिलती थी। बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता थी तथा उर्वरक के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता था। यह सब किसानों को खरीदना भी नहीं पड़ता था। एक ही जमीन के टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाने का एक दूसरा तरीका है आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए। हरित क्रांति में परंपरागत बीजों की जगह HYV बीजों अर्थात अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग किया गया। इन बीजों के लिए ज़्यादा पानी या सिंचाई, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के इस आधुनिक तरीके को सबसे पहले अपनाया। हरित क्रांति वाले इन आधुनिक कृषि विधियों से गेहूं और चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक हुआ। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिशेष गेहूं भी अधिक उपलब्ध होने लगा। लेकिन हरित क्रांति के अंतर्गत उर्वरक या रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग करने से मिट्टी का उपजाऊपन कम होने लगा और अधिक सिंचाई के कारण भूमिगत जल का स्तर भी कम होने लगा, क्योंकि नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमिगत जल का बहुत अधिक उपयोग होने लगा। पर्यावरणीय संसाधन जैसे मिट्टी की उर्वरता शक्ति तथा भौम जल स्तर के कम या नष्ट होने पर इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसका निर्माण कई वर्षों में होता है। इसलिए कृषि के भावी विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी देखभाल होनी चाहिए। अनाज के उत्पादन पर
भूमि के वितरण का प्रभाव पड़ता है। इससे फसल उत्पादन की मात्रा और किसानों की आर्थिक स्थिति दोनों प्रभावित होती है। पालमपुर गांव में भूमि का वितरण भी समान नहीं है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी किसानों के पास खेती की पर्याप्त भूमि भी नहीं है। गांव के 450 परिवारों में से 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक या कुछ किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है। 240 परिवारों के पास खेती की भूमि है भी तो वह छोटे आकार वाली है, जिनसे उत्पादित अनाज में से उपभोग के लिए अनाज निकालने के बाद बहुत कम अधिशेष अनाज बचता है, जिन्हें बेचकर बहुत कम आय प्राप्त होती है। उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक श्रम। भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है श्रम। खेती में काम करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं और इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की स्वयं ही व्यवस्था करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या छोटे आकार के खेतों में काम करने वाले परिवारों से आते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा उगाई गई फसलों पर कोई अधिकार नहीं होता है, जैसा कि उन किसानों का होता है जिनके वे खेत होते हैं, बल्कि उन श्रमिकों को उन किसानों द्वारा मजदूरी दी जाती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु के रूप में, जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। श्रमिकों को मजदूरी कभी एक क्षेत्र में कभी दूसरे क्षेत्र में मिलती है, तो कभी एक फसल की बुआई के समय कभी दूसरे फसल की बुआई के समय मजदूरी मिलती है। खेत में एक दूसरे कृषि कार्य के लिए भी, जैसे बुआई के लिए अलग समय में, कटाई के लिए अलग समय में मजदूरी और काम इन श्रमिकों को मिलता है। इस प्रकार इन श्रमिकों के रोजगार के अवधि यानी समय में काफ़ी विभिन्नता होती है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें किसी कार्य विशेष के लिए बड़े किसानों द्वारा पूरे साल के लिए कटाई या खेत की देखभाल आदि के लिए रखा जाता है। इस प्रकार अधिकांश खेतिहर श्रमिकों को लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार ने खेतों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये निर्धारित की है, लेकिन पालमपुर गांव में श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण काम पाने की स्पर्धा में बहुत सारे श्रमिक बहुत कम मजदूरी, जैसे 160 रुपये पर ही खेतों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये श्रमिक बहुत गरीब हैं और इन्हें वर्ष भर खेतों पर काम के अलावा दूसरा काम नहीं मिलता या ये श्रमिक दूसरा कोई काम करना नहीं जानते। उत्पादन की तीसरी प्रमुख आवश्यकता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को 2 प्रकारों में बांटा जाता है। एक अस्थायी पूंजी अर्थात उत्पादन के वे साधन जिनका कई वर्षों तक प्रयोग होता है, जैसे किसानों के छोटे औजार, हल, कुदाल आदि से लेकर बड़ी मशीनें, ट्रैक्टर, जनरेटर, जिनका उत्पादन में उपयोग होता है। दूसरा है कार्यशील पूंजी अर्थात वे वस्तुएं या साधन
जो उत्पादन में उपयोग के बाद समाप्त हो जाती हैं, जैसे कच्चा माल और नकद मुद्रा। कच्चा माल क्या है? तो एक किसान के लिए कच्चा माल होगा फसलों के लिए बीज। एक कुम्हार के लिए कच्चा माल होगा बर्तन बनाने में प्रयोग में लाया जाने वाला मिट्टी। नकद मुद्रा क्या है? तो उत्पादन के लिए जरूरी माल या सामान खरीदने के लिए तथा भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नकद पैसा। खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था के लिए बड़े किसानों या साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज बहुत अधिक ब्याज पर मिलता है और कर्ज चुकाने में इन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे किसानों को उपभोग के बाद अनाज कम बचता है और कम अनाज बेचने पर आय भी कम मिलती है। जबकि बड़े किसान जिनके पास खेती अधिक है, उनके पास उपभोग के बाद अनाज भी अधिक बच जाता है, जिसे बेचकर बड़े किसान अधिकांश पैसा बैंक में जमा करते हैं या पशु, ट्रैक्टर या ट्रक आदि खरीदने, दुकान खोलने या गैर कृषि कार्यों में लगाते हैं। किसानों को कर्ज के रूप में देकर बड़े किसान अपनी पूंजी बढ़ाने का कार्य भी करते रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे उत्पादन की चौथी प्रमुख आवश्यकता के बारे में। उत्पादन के लिए चौथी प्रमुख आवश्यकता है मानव पूंजी। मानव पूंजी के अंतर्गत मानव के ज्ञान और उद्यम अर्थात कार्य परिश्रम को रखा जाता है। मानव अपने ज्ञान, विवेक, उद्यम के द्वारा ही भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ संयुक्त करके किसी प्रकार का उत्पादन करता है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं के बारे में अब जानते हैं। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी अधिक प्रचलित है। यहाँ के अधिकांश किसान अपनी दूध देने वाले पशुओं को कई तरह के घास और बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली ज्वार बाजरा खिलाते हैं और पशुओं से प्राप्त दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। रायगंज में एक दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र भी खोला गया है। पालमपुर में विनिर्माण कार्य बड़े शहरों के विपरीत छोटे स्तर पर खेतों या घरों पर पारिवारिक श्रम की सहायता से किया जाता है। कभी कभी कुछ श्रमिकों को किराए पर भी लिया जाता है। जैसे एक किसान ने गन्ना पेरने की मशीन लगाकर गुड़ बनाने का कार्य किया और आवश्यकता पड़ने पर कुछ श्रमिकों को अपने कार्य में सहयोग भी लिया और उनको मजदूरी भी दिया। एक व्यक्ति ने शहर से कंप्यूटर की पढ़ाई करके गांव में ही बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कंप्यूटर कक्षाएं खोल रखी हैं। पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। जैसे गांव के छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट आदि बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, वे अपने घर में एक भाग में छोटी दुकान खोल रखी है और वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं।
इस प्रकार पालमपुर गांव की स्थितियों से हमने इस अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार ये गांव में उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। आस पड़ोस के गांव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध होता है। इसी तरह जैसे जैसे ज़्यादा गांव कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर भी बढ़ेंगे। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।